Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, science sir, welcoming you to the second chapter. ठीक है, NCERT साइंस क्लास 9th का ये NCERT साइंस जो है उसका केमिस्ट्री पार्ट जो है उसमें मैं अभी आप लोगों को हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हॉट क्यू उनके बारे में हम बता रहे हैं, आपको डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, एंड इन द फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ पार्ट 1, MCQs की फॉर्म में होगा यहाँ पे. एंड आई विल बी टेलिंग यू, आई विल बी गिविंग यू 10 questions. ठीक है, these 10 questions are very important including all the concepts of this chapter. ठीक है, इस चैप्टर के सारे ही जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, उनको डिस्कशन करने के बाद में ही उन्हीं के ऊपर बेस्ड जो है ये क्वेश्चन होंगे. ठीक है, तो इनका जो क्वेश्चन है वो आप लोग लिखिए अपनी नोटबुक में और आपके जो टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, उनको ये सबमिट कीजिए. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स बिगिन द पार्ट फर्स्ट of MCQs as hot questions, high order thinking questions. So let's begin the journey. Question number 1. देखिए, in this question I have discussed there is a mixture. एक मिक्सचर है, मिक्सचर का मतलब सभी समझते हैं, कंपोनेंट जिसके अंदर एक से ज़्यादा हो. देयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड सभी जानते हैं एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होता है और इस अमोनियम क्लोराइड के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, देयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड भी आप लोग जानते हैं. सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका यूज़ हम डेली करते हैं, किसमें, हमारा जो खाना होता है या हमारी जो वेजिटेबल या जो करी होती है, इन दैट इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द टेस्ट. ठीक है, सो देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड. 2 कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, दिस 2 कंपोनेंट्स बाय मिस्टेक हमने उनको क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया. सो these two components can be separated by using the method. आपको उस मेथड का नाम बताना है जिसकी हेल्प से हम इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, उस मेथड के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है. ठीक है, इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं. देयर आर 4 ऑप्शंस. देखिए, 4 ऑप्शन होंगे तो उनमें से किसी एक ऑप्शन को ही आपको आंसर करना है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. तो फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन. सेकेंड ऑप्शन जो है दैट इज़ आपके लिए क्रोमेटोग्राफी. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. हमारा जो क्लास का जो वीडियो है वो देख सकते हैं आप आई बटन पे क्लिक करके. सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड देन थर्ड वन इज सब्लिमेशन. दिस इज द थर्ड ऑप्शन, सब्लिमेशन. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जनरली जो बारिश होती है, बारिश को ज्योग्राफी में प्रेसिपिटेशन भी कहा जाता है. ठीक है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री में प्रेसिपिटेशन का कुछ और मतलब होता है. केमिस्ट्री में प्रेसिपिटेशन का मीनिंग ये होता है कि जब किसी रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में अगर बनने वाला सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होता है, कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और वो soluble नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है, then that type of solid substance which is insoluble that gets deposited or collected in the bottom of the container or vessel or test tube in which the experiment is being performed. ठीक, that is called precipitate and that type of reaction is called precipitation reaction. You will learn more about these reactions in higher classes. Question number 2 देखिए, identify therefore pure substance from the following. अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये आप लोगों को पता ही है. आइडेंटिफाई द प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है, इनमें से आपको
4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उनमें से प्योर सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है। अब क्वेश्चन ये है कि प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, आपके पास 2 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है एटम, एक होता है मॉलिक्यूल, और एटम और मॉलिक्यूल से बनता है कंपाउंड, ठीक है, और एक होता है मिक्सचर। तो इनमें से ही कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा जो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एक है फर्स्ट ऑप्शन जो है, उसमें मैंने आपको दिया है मिल्क विदाउट वाटर। एक ऐसा मिल्क है जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, एक ऐसा मिल्क जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या वो प्योर सब्सटेंस है, पता नहीं। एक ऐसा मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर जो आप लोग सभी जानते होंगे, हम मार्केट से ख़रीदते हैं बॉटल, या हम जब कभी जर्नी करते हैं तो एक बॉटल आता है वाटर का पीने का, मिनरल वाटर जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कलर्ड आइस, आप लोगों ने ज़रूर खाया होगा ऐसा, जिसको हम बोलते हैं आइस। एक आता है खाने का आइस का सा, वो बनाता है अपने लिए और फिर उसके ऊपर कलर डाल देता है, कलर्ड आइस, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका एक और एग्जांपल मर्क्यूरी। मर्क्यूरी भी क्या है, एक सब्सटेंस है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा वाला जो है वो सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जनरली देयर आर मैनी लिक्विड्स, generally there are many liquids, generally there are many liquids around us, sometime, कभी कभी ऐसा होता है, sometimes two liquids are mixed, sometimes two liquids are mixed into each other, and we cannot separate them, by simple physical methods, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। On the other hand, there are also certain liquids, which are not mixed into each other at all, बिल्कुल भी नहीं, at all, ठीक है। and make two different layers, layers. Such type of liquids are called, such types of liquids are called, ऐसे जो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं और वो क्या बना लेते हैं, लेयर बना लेते हैं, ऐसे जो लिक्विड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस है आपके लिए मिसिबल लिक्विड, सेकंड ऑप्शन है आपके पास इमिसिबल लिक्विड, IMMISCIBLE, इमिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स,
सी ऑप्शन है आपके पास सोल्यूबल लिक्विड्स एंड डी ऑप्शन है आपके पास सैचुरेटेड लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो होते हैं उनको हम किस नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, question number 4, there are many properties shown by metals like luster, ductility, malleability, conductor of heat and electricity, heat and electricity, etc. Most of these properties are not shown by non-metals. एक्सेप्ट। ऑप्शंस देखिए। ए, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है ये कि मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। मेटल्स की क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, और ये प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे लस्टर का मतलब होता है मेटल जो होती है वो चमकती है, शाइनिंग करती है, शाइन मारती है, ठीक है। डक्टिलिटी, मेटल्स को अगर आप खींचेंगे तो मेटल्स को खींच के ड्रॉ करके हम लंबे वायर्स बना सकते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, जितने भी जो वायर्स होते हैं वो सब मेटल की इस डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी के कारण होता है। नेक्स्ट है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप मेटल को किसी हैमर से या किसी सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे बीट करते हो, हीट करते हो, तो वो क्या होता है? फेल जाता है। मेटल जो होता है वो क्या हो जाता है? फेल जाता है। और इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में जो प्लेट होती है स्टील की बनी हुई, वो भी क्या है? एक मैलेबिलिटी का ही वजह से ही ऐसा होता है। नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कैसे होता है ये तो हमें पता है, क्योंकि हमारे घरों में जो वायर्स होते हैं उन वायर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो वो किसके द्वारा होती है? मेटल के बने होते हैं वायर, इसलिए होती है। अगर आप मेटल की जगह मान लीजिए अगर उसका किसी पेपर का या किसी नॉन मेटल का, लकड़ी का अगर वायर बना दोगे तो उसमें से वायर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। और नेक्स्ट है हीट का। हीट के लिए भी आपने देखा होगा ज़रूर कि हमारे घर के अंदर जो बर्तन होते हैं उनका जो है मैटर जो होता है वो मेटल होता है, मेटल के ही बने हुए होते हैं। अब ये सब तो हो गई बात मेटल्स की, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आर नॉट शोन बाय नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होती है वो ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करती है। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे रबर है, रबर नहीं करता है ऐसा काम, यानी ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है। ग्लूकोज पता नहीं करता है कि नहीं करता है, नंबर सी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया हुआ है ग्रेफाइट। आपको इन चार ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है जो मेटल के जैसा बिहेवियर दिखाता है, कौन सा है जो मेटल के जैसा बिहेवियर दिखाता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसके बारे में हम डिस्कस भी किए थे। हमारा जब क्लास हुआ था उसमें हमने ये डिस्कस भी किया था। ए कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय
characterized by a continuous zigzag motion, मोशन बोल दो या मूवमेंट बोल दो, एक ही बात है। जिगजैग मूवमेंट। जिगजैग का मतलब क्या होता है? उल्टा सीधा या आड़ा तिरछा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो होते हैं उसके, वो क्या करते हैं? इधर उधर मूव करते हैं। और ये जो मोशन होती है जिगजैग मोशन, इसको हम किस नाम से बोलते हैं? द नेम इज़, ऑप्शंस आर, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज़ ऑस्किलेशन। कुछ लोग ऑसिलेशन पढ़ते हैं इसको, कुछ लोग ऑस्किलेशन पढ़ते हैं। आपकी इच्छा है, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ लीजिए, बिकॉज इट इज़ नॉट इंग्लिश, इट इज़ केमिस्ट्री और साइंस। सो यहाँ पर हमें इस चीज़ की कोई दिक्कतें नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, सी है ऑप्शन, टिंडल इफेक्ट। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज, ऑप्शन नंबर डी इज डिस्पर्शन। यानी कि ये 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा क्या होता है, या इस जिगजैग मोशन को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द नेम फॉर दिस मोशन। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग खेल रहे होते हैं तो हमारी जो स्किन होती है, when during sports we get a skin injury या स्किन कट बोल दीजिए, INJURY, स्किन इंजुरी या कट बोल दीजिए, स्किन पे कट लग गया, या कट के बजाय कोई एब्रेशन हो गया। एब्रेशन का मतलब होता है रगड़ जाना, स्किन जो है कभी कभी रगड़ जाती है, इसको बोलते हैं हम स्किन एब्रेशन। देन नर्स तो सभी जानते होंगे, सेबिका। देन द नर्स applies a brownish cream on the affected area, known as, उस ब्राउनिश क्रीम को क्या बोलते हैं? उसका नाम दिया हुआ यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर, TINCTURE, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। अब ये जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन है, इसमें से आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्योंकि जो ये क्रीम है, जिसको हमने बोला है ब्राउनिश कलर की एक क्रीम है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, उसके अंदर 2 सब्सटेंस होते हैं। आइडेंटिफाई द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन दिस, इसमें से ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब ऑप्शंस देखिए इसके, बहुत ही अच्छे ऑप्शंस है। पहला है टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज नॉट ए सॉल्यूशन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन या आयोडीन इज नॉट ए सॉल्यूशन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है वो एक सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन क्या कहता है? एनी कंपोनेंट कैन बी कॉल्ड any component can be called solute and solvent. Solute and solvent.
यानी कि इसके जो दो कंपोनेंट है उसमें से किसी को भी आप कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा ऑप्शन है ये, ऐसा ये ऑप्शन है। तो देखते हैं आप लोग कितना इसमें दिमाग लगा पाते हैं अपना। आयोडीन इज़ द सोल्यूट, सी ऑप्शन जो है उसमें आयोडीन इज़ द सोल्यूट, आयोडीन इज़ द सोल्यूट एंड अल्कोहल इज़ द solvent, alcohol is the solvent। डी ऑप्शन जो है इसका वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर की तरफ लिख देता हूँ। डी ऑप्शन क्या है? अल्कोहल इज द सोल्यूट, अल्कोहल इज द सोल्यूट, अल्कोहल इज द सोल्यूट एंड आयोडीन इज iodine is the solvent, iodine is the solvent। ठीक है, ये है इसके ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कीजिए, कोशिश कीजिए इसको अटेम्प्ट करने की। चलिए इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपसे क्या है कि एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन की बात की गई है, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात की गई है। ठीक है, इसमें आप किसी का भी नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आर, XYZ कोई भी हो सकता है। आर परचेज्ड कैम्फोर, कैम्फोर सभी जानते हैं, मार्केट में भी मिलता है, मार्केट में इसकी छोटी छोटी गोलियां मिलती है। कहाँ से खरीदा? फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से उसने क्या खरीदा? कैम्फोर खरीदा। किसके लिए? टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के लिए उसने एक कैम्फोर खरीदा। और ये एक्सपेरिमेंट कहाँ करना था? इन द केमिस्ट्री लैब, इन द केमिस्ट्री लैब, इन द केमिस्ट्री लैब। बट सडनली आर फेल इल, बीमार पड़ गया। जो आर था वो क्या हो गया? अचानक से बीमार हो गया। आफ्टर 7 डेज व्हेन आर केम बैक टू द laboratory for the experiment. The camphor was disappeared. कैम्फोर नहीं मिला, वहाँ पे गायब हो गया। कैम्फोर was disappeared, कैम्फोर क्या हो गया? गायब हो गया। disappeared, A आएगा बीच में यहाँ पे, disappeared from there, मतलब केमिस्ट्री लैब में छोड़ के गया था, रख के गया था और वो वहाँ से गायब हो गया। ऐसा क्या हुआ? तो इसके लिए क्या रीज़न हो सकता है? What could be the possible reason? What could be the possible reason? इसके लिए क्या कारण हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, ऐसा क्यों हो सकता है? हो सकता है किसी ने चोरी कर लिया हो, ये भी हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम नॉनसेंस ऑप्शंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री की जो लैब होती है वो हमेशा लॉक्ड रहती है, बिकॉज देर आर सर्टेन केमिकल्स विच आर वेरी डेंजरस। ठीक है, तो इसलिए हम कभी भी केमिस्ट्री लैब को
ओपन या खुला नहीं छोड़ते हैं, तो इस मीन से चोरी का चांस नहीं है। कंडेंसेशन हो सकता है, इवेपोरेशन हो सकता है और प्रेसिपिटेशन हो सकता है, या फिर आपके पास नंबर 4 ऑप्शन है सब्लिमेशन, ये भी हो सकता है क्या? तो कौन सा ऑप्शन है इनमें से जो इस आंसर के लिए सूटेबल है? करेक्ट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑल मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड, all matters can be classified into 3 categories, which का मतलब फॉर एग्जाम्पल metals, non-metals, non-metals and मेटलॉइड्स। क्वेश्चन ये है कि आपको जो 4 ऑप्शन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन 4 में से कौन सा एक डिफरेंट है? ऑफ कोर्स 3 एक जैसे होंगे या 3 की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर टंगस्टन। जल्दी से ये भी बता दीजिए कि टंगस्टन जो है इसका क्या यूज़ किया जाता है। देन द ऑप्शन नंबर 2 इज़ सिलिकॉन। देन ऑप्शन नंबर सी इज़ टंगस्टन, सिलिकॉन। देन द ऑप्शन नंबर सी इज़ मर्क्यूरी एंड देन द फाइनल ऑप्शन इज़ जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर जर्मेनियम, मर्क्यूरी, टंगस्टन, दिस ऑप्शन इज़ नॉट देयर। इसको यहाँ पर चेंज कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा बोरॉन। ठीक है। और नेक्स्ट वन इसे जर्मेनियम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इन रूरल एरियाज़, रूरल का मतलब समझते हो विलेज एरियाज़, इन रूरल एरियाज़ ऑफ इंडिया यानी कि भारत, हमारा प्यारा देश भारत के अभी भी जो विलेज वाले एरियाज़ है वहाँ पर जो मिल्क होता है, द क्रीम, उसमें से क्रीम निकालते हैं, मक्खन जिसको बोलते हैं। द क्रीम इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क जो होता है या जो कर्ड होता है उसमें से क्या करते हैं हम लोग? क्रीम निकालते हैं। ठीक है। सो इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया द क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क बाई चर्निंग। क्या होता है? एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो मिल्क बाई चर्निंग ऑफ कर्ड। ओके। ये ऐसा नॉर्मल बात है, विलेजेस में ऐसा नॉर्मल बात है, मैंने भी ऐसा किया है। ठीक है। और आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा। दिस इज़ बेस्ड ऑन, ये जो कहानी है चर्निंग का, ये किसके ऊपर बेस्ड है? दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल है? ये वो प्रिंसिपल नहीं है जो स्कूल में होते हैं, ये प्रिंसिपल है दूसरा वाला प्रिंसिपल। दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसका बेसिस, इसका बेसिस क्या है? आंसर देखिए, ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर मिलता है, दैट इज़ टनलिंग। क्या होता है टनलिंग? देखिए आप लोग पता कीजिए, अपने बुक में से लिखा हुआ होगा। सेकंड ऑप्शन जो है वो है आपका डिस्टिलेशन। सी ऑप्शन जो है आपका वो है इवापोरेशन। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ये है आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक
इज़ फाउंड, ब्लैंक का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको वो ऑप्शन लिखना है जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ब्लैंक इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ये क्या होती है, लिक्विड स्टेट में मिलती है आपको, ठीक है, लिक्विड टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट। ऑप्शंस, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है ये, वेरी इजी क्वेश्चन। ब्रोमाइन, फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रोमाइन, सेकंड ऑप्शन इज गैलियम। हो सकता है आज में से कुछ नाम ऐसे भी हो जो आप लोगों ने कभी सुने ही नहीं हो, ठीक है, तो घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जो है उसमें आपको घबराना नहीं है। कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन आएगा, कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन आएगा जिसका आंसर और जो आपने ज़रूर उसके बारे में सुना होगा, ठीक है, तो इसलिए आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले ये क्वेश्चंस हो गए 10, सभी लोग नोट कर लीजिए इनको अच्छे से नोटबुक में और इनके आंसर्स लिखिए, कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने की। नहीं आता है तो चैप्टर को रिवाइज कीजिए, चैप्टर में कहीं ना कहीं मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो सभी चैप्टर से ही है रिलेटेड, ठीक है। फिर भी नहीं मिलता है तो मैं तो हूँ ही यहाँ पे, ठीक है। अब इससे पहले हमने 2 पार्ट देखे हैं चैप्टर 1 के और उनके आंसर्स मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि अभी मुझे कुछ ही स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स मुझे मिला है उसमें मैंने देखा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर्स सही है, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूँ उनके आंसर्स, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चैप्टर 1 का, ठीक है। सो लेट्स दैट स्टार्ट। यस, आंसर्स ऑफ पार्ट 1, चैप्टर 1 का जो हॉट वाला जो सीरीज़ था उसका पार्ट 1 और उसके आंसर्स की बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो पूछा था उसमें उसका आंसर जो है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप लोगों ने जो भी आंसर लिखा हो उसके अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें आंसर जो है वो है बी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है उसका जो आंसर है वो है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पास जो लिखा है उसमें से दैट इज़ सी। एंड फोर्थ जो क्वेश्चन था इसका, उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है बी। फिफ्थ जो क्वेश्चन था उसका आंसर, फिफ्थ क्वेश्चन जो था उसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6 जो था उस क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसका आंसर जो है आपके पास वो है सी। और क्वेश्चन नंबर 8 जो था उसका आंसर है ए ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसका ऑप्शन था, आंसर था बी। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 उसका आंसर था ए, ठीक है। ये मैंने आंसर्स बता दिए डायरेक्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो देखिए, पुराने वीडियो देखिए चैप्टर के। इसके बाद में देखिए इसी में फर्स्ट चैप्टर में ही जो है हमने एक और पार्ट लिया था, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे और वो क्वेश्चन जो थे वो थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कैसे थे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था स्टेट द रीज़न फॉर रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ सॉलिड्स, कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो रेगुलर क्यों होती है, ठीक है। वहाँ पर आपको रीज़न बताना था कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, पास पास में प्रेजेंट होते हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड्स में, ठीक है। दो पार्टिकल्स के बीच में ये जो फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकुलर फोर्स, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन 2 था गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल बट लिक्विड्स लेस कंप्रेसिबल, व्हाई? करेक्ट आंसर था इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस इज़ वेरी लार्ज इन गैसेस वाइल लेस इन लिक्विड्स। जो गैसेस होती है उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम उनको पास में ला सकते हैं, दबा के कंप्रेस करके उनको पास में ला सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर बीच में स्पेस कम होता है, इसलिए दे आर लेस कंप्रेसिबल। क्वेश्चन नंबर 3 था ए रबर बैंड कैन बी स्ट्रेच्ड ईजिली। एक रबर बैंड जो होता है उसको हम ईजिली स्ट्रेच कर सकते हैं, क्या हम इसको सॉलिड बोल सकते हैं? यस।
जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तब वो स्ट्रेच करता है, लेकिन जब आप फोर्स को रिमूव कर देते हैं देन इट बिकम्स नॉर्मल। तो इसका मतलब तो ये क्या है, ये फोर्स अप्लाई करने पर अपनी शेप चेंज कर रहा है। नॉर्मली कैसा रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। सो इट्स ए सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 4 था विच वन इज़ मोर हार्मफुल। दो ऑप्शन थे आपके पास, एक वाटर स्टीम था जो 100 डिग्री पर है और एक वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक वाटर स्टीम एंड एक वाटर सिंपल। वाटर जो स्टीम होती है उसके अंदर क्या होता है, लेटेंट हीट और होता है एक्स्ट्रा, तो वो लेटेंट हीट जो होती है वो एक्स्ट्रा हीट होती है और उसकी वजह से वो क्या होती है हमारे लिए हार्मफुल होती है। आंसर स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी देन 100 डिग्री वाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन पूछा था कि ड्राई आइस से आप क्या समझते हैं और इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉलिड जो CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको हम बोलते हैं, जब वो सॉलिड हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि ये जब डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से सीधे गैस फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो जब ये ऐसा करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये हीट रिलीज करती है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, उससे क्या होता है कूलिंग इफेक्ट हमें फील होता है। दैट इज़ वाई इसका यूज़ हम ड्राई आइस की फॉर्म में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जनरली डॉक्टर्स एडवाइज टू पुट स्ट्रिप्स ऑफ वेट क्लॉथ्स ऑन द फोरहेड ऑफ द पेशेंट विद हाई फीवर। जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा बुखार होता है, हाई फीवर होता है, जवर होता है, उनके अंदर क्या होता है, डॉक्टर बोलता है कि उसके इस जगह पे यहाँ पर पट्टी रख दीजिए गर्म गीले कपड़े की, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी है यहाँ पर और उस गीली कपड़े में पानी है, तो वो पानी क्या करेगा, उससे बॉडी की टेम्परेचर को, बॉडी को हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और उससे क्या होगा, वाटर वेपोरेट कर जाएगा। उससे क्या होगा, हमारा यहाँ का एरिया जो है ये टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पेशेंट जो है उसको थोड़ा रिलीफ फील होता है। क्वेश्चन नंबर 7 था, जनरली वी पुट द वेट क्लॉथ्स इन सनशाइन प्लेस नॉट इन द शेड, वाई। जब हम गीले कपड़े होते हैं उनको सुखाते हैं तो हम उनको सनलाइट में सुखाते हैं, छाया में नहीं सुखाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है सनलाइट में या ओपन एरिया में, और वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, इवोपरेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ कर देता है, वाटर जो है वो इवोपरेट कर जाता है और हमारे कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ड्यूरिंग विंटर और ऑटम ट्री शेड्स देयर लीव्स बट इन द समर द ट्री इज़ फुल ऑफ लीव्स, वाई। देखिए क्या होता है, जब गर्मियों का टाइम आता है, समर सीजन जब स्टार्ट होता है, तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे लीव्स आ जाती है, नई नई लीव्स आ जाती है। क्यों, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और उससे क्या होता है कि अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्लांट का बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब प्लांट्स के पास में क्या होता है, जैसे हम लोगों के बॉडी में स्वेटिंग होता है, पसीना होता है, वैसे तो उनके पास प्रोसेस होता नहीं, उनके पास होता है ट्रांसपीरेशन। उसमें क्या करते हैं प्लांट्स जो हैं वो इवोपरेशन मेथड से वाटर को लूज करते हैं, वाटर लॉस करते हैं एंड देन दे डिक्रीज देयर बॉडी टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा प्लांट्स के लीव्स होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा और उतना ही ज़्यादा प्लांट कूल फील करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग हॉट सनी डे, एक ऐसा दिन जिस दिन बहुत ज़्यादा सनलाइट तेज है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, वाई, एक्सप्लेन। देखिए जिन जगहों पे गर्मी ज़्यादा होती है या जहाँ पे सन बहुत ज़्यादा सनलाइट देता है, स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल एरियाज़ में, वहाँ क्या होता है पूरे दिन भर सनलाइट रहता है, बहुत तेज़ रहता है, स्कॉर्चिंग सनलाइट होता है और सब कुछ गर्म हो जाता है। तो फिर क्या होता है दोपहर बाद आफ्टर नून में कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर की जो छत होती है ऊपर वाला इलाका, वहाँ पर पानी स्प्रे कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा रूफ टॉप है वो क्या करता है, वाटर जो है वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर एवापोरेट कर जाता है। तो उससे क्या होता है हमारा जो रूफ है वो ठंडा हो जाता है और उसके ठंडा होने से अंदर का जो एरिया है, अंदर रूम के अंदर का, वो भी ठंडा फील होता है। क्वेश्चन नंबर 10, Ritika and Rashmi were wearing cotton and nylon clothes respectively on a hot summer day. Who is feeling more comfortable and why? देखिए गर्मियों की बात कर रहा है, दो लड़कियां हैं रश्मि एंड रितिका, जिन्होंने दो प्रकार के 2 टाइप्स के कपड़े पहन रखे हैं। कौन सा इनमें से कंफर्टेबल होगा? तो ऑफ कोर्स आंसर है कॉटन, क्योंकि कॉटन जो होता है वो क्या करता है हमारी बॉडी में से एब्जॉर्ब कर लेता है, किसको? वाटर को। स्वेटिंग की फॉर्म में जो वाटर बाहर निकलता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो इवोपरेट कर जाता है। उससे क्या होता है जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो हमें थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट देता है। सो answer is Ritika. Due to evaporation, cotton is good absorber than nylon. Question number 11, very important. I wanted to attend a birthday party. Of course, Tanu.
But suddenly I found that my favorite dress was not washed. I washed it quickly, but I know that shirt will take more time to get dry. How can you help me to dry it faster? जल्दी से सूख जाए, ऐसा क्या किया जाए? पहला काम है उसको धूप में सुखा दो, दूसरा काम है उसको फैला के सुखाओ। हम जब भी कपड़े को बाहर सुखाते हैं तो क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं, एक ही जगह पे नहीं रखते हैं उसको, ठीक है। और तीसरा काम क्या है, अगर हो सके तो उसको हवा दो, उसको विंड ब्लोइंग करो, उससे क्या होगा, इवोपरेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दिस वर द 11 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 2। ओके, सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। इन क्वेश्चंस के जो हम आंसर्स हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।